भगवान नहीं होते, लेकिन भगवान से कम भी नहीं होते। एक भगवान ऊपर है आसमान में और एक भगवान धरती पर है। हमारे पेस्ट में लौंग है, हमारे पेस्ट में ये, हमारे पेस्ट में वो है। हमने ये पेस्ट किया तो हमें डॉक्टर की ज़रूरत ही नहीं। ये जो सिस्टम है हमारे देश का, उसकी वजह से बिल्कुल भी एक फ्लॉ है ये कि मेडिकल कॉलेज का फीस इतना होना चाहिए, इंजीनियर कॉलेज का फीस। हेलो एवरीवन, मैं हूं एंकर नेहा मिलवानी और एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम हमेशा अपने फेस का, अपने बालों का, अपनी स्किन का हमेशा ख्याल रखते हैं और हमेशा उसके लिए अपडेट रहते हैं, लेकिन एक चीज़ है, हम उस चीज़ का ख्याल नहीं रखते, वो है अपने दांतों का। जी हाँ दोस्तों, आज इसी टॉपिक पर मैं अपने इस पॉडकास्ट में एक स्पेशल गेस्ट को लेकर आई हूँ, जिनके साथ हम बातचीत करेंगे अपने दांतों की केयर के लिए, कि हमें अपने दांतों को कैसे केयर करना चाहिए और हम अपने फेस में ब्यूटी को और कैसे हाईलाइट कर सकते हैं अपने दांतों के थ्रू। क्योंकि अगर बेस्ट दांत रहे, बेस्ट स्माइल रहा, तो आपकी ब्यूटी में चार चांद लग जाते हैं। तो इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे जो आज के हमारे गेस्ट हैं उनसे, डॉक्टर नितिन याल्गी। सर नमस्कार। नमस्ते मैम। थैंक यू सो मच कि आप मेरे इस एपिसोड पर आए और आपका बहुत बहुत स्वागत है TWN में। तो आज आप हमारे ऑडियंस को बताइए, आज बहुत सारे लोग आपको कैमरे के आगे देख रहे हैं, आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, आपके पेशेंट और पूरी दुनिया आपको देख रही है आज कैमरे के आगे, तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। पहला पॉडकास्ट है मेरा, पहला पॉडकास्ट है। नहीं बट आई विल डू गुड। तो बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं और बहुत सारे लोगों के अंदर एक बात है कि हम अपने दांतों को कैसे बेस्ट बना सकते हैं। तो आप इसी टॉपिक पर आज थोड़ा लाइट डालिए। Yes, और आप मुझे बताइए अपनी जर्नी के बारे में। डॉक्टर नितिन याल्गी हूँ और डॉक्टर बनने का ख्याल ऐसा कुछ स्पेसिफिकली था नहीं। जब अपन पढ़ाई करते हैं, जैसे कि 10th पास होता है, तो वी टेक साइंस फील्ड जनरली, अगर अपने को मेडिकल लाइन में या डेंटल लाइन में जाना होता है, ऐसा है। तो उसका कोई ख्याल नहीं था। इनफैक्ट मेरे घर पे तो सब लोग मेरे को बोल रहे थे कॉमर्स ही लेना, क्योंकि साइंस नहीं जमेगा आपको। बट हाँ, मेरी मम्मी, माई मदर इज़ ऑल बिहाइंड ऑल दिस थिंग। मेरी मम्मी इतना सपोर्ट करती है, मतलब सिर्फ उन्हीं की वजह से, सिर्फ उन्होंने ही एक ही कॉलेज में साइंस के लिए एडमिशन लिया था। अदर देन कोई भी कॉलेज में मेरे को साइंस के लिए एडमिशन नहीं लिया, सिर्फ कॉमर्स के लिए लिया था। बट गॉड ग्रेस मेरे को साइंस में एडमिशन मिला। अच्छा, आपको साइंस में एडमिशन क्यों नहीं मिला दूसरे कॉलेज में? आई वॉज नॉट दैट ग्रेट एट स्टडीज। ओके, अच्छा। पहली बात तो क्या है, मे बी आई एम दैट, मैं उस टाइप का आदमी हूँ जिस पे ना कंटिन्यूस प्रेशर बना के रखता है ना, तो मैं नहीं करता हूँ। ओह ग्रेट, आप अपनी मर्जी से काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। यस यस एब्सोल्युटली। इफ़ यू लेट, अगर मैं कुछ खुला छोड़ दिया जाए तो मैं ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता हूँ। ये मैंने ओवर द ईयर सीखा है। पहले तो अपने के समटाइम्स यू गेट टेंस और अपन वो चीज़ और अवॉइड करते हैं। ये चीज़ सबके साथ में होती है। होता है मे बी ऐसा। मैंने तो बहुत फेस किया ये, क्योंकि जब मैं BDS का पढ़ाई जब कर रहा था, तो वहाँ पे कोई बोलने वाला नहीं था मुझे कि बाबा आप पढ़ो करके। लेकिन आपको खुद से ही पढ़ने का इंटरेस्ट आता है, क्योंकि आप वो सराउंडिंग में रहते हो जहाँ पे सब बच्चे पढ़ने वाले ही रहते हैं। अच्छा। तो आप खुद से ही इतना एफर्ट्स डालते हो दैट यू कम आउट ऑफ इट। और मेडिकल कोई ईजी चीज़ नहीं है, इट्स डिफिकल्ट ओनली, बहुत मुश्किल रहता है। बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। लेकिन क्या होता है वहाँ पे, मे बी मेरे साथ तो ऐसा था कि मेरे को थोड़ा भी प्रेशर नहीं था, इसके लिए मैं ज़्यादा बेटर कर पाया, ऐसा मुझे लगता है ओवर द ईयर्स। अगर बचपन में भी ये मेरे साथ हुआ रहता कि कोई बोलने वाला नहीं है, खुद से ही करना है, शायद मैं तभी भी बेटर कर पाता। बचपन में कौन बोलता था आपको? बचपन में पप्पा। ऐसा कोई दिन ही नहीं गया जब उन्होंने मेरे पे चिल्लाया नहीं। लेकिन एक टाइम के बाद में बच्चों को फ्री छोड़ देना चाहिए। नहीं, कई फॉर सम एक्सटेंट ये सही भी है उनका। अच्छा। क्योंकि क्या, उन्होंने अपने से ज़्यादा दुनिया देखा रहता है। हाँ। तो उनको ऐसा रहता है कि, और हमारा एज मतलब 2 जनरेशन पहले, जब भी 90s का टाइम था, वो जनरेशन में कैसा है, आप कोई बैड हैबिट्स में नहीं गिरना चाहिए। इसके लिए उनका फोकस ज़्यादा पढ़ाई पे रहता था कि बाबा आप पढ़ाई करो तो कल यू कैन स्टैंड ऑन योर ओन लेग। हमारे ज़माने में मैडम जी, हमारा ज़माना मतलब एक डिकेड पहले ही। हाँ। बट वो टाइम ऐसा देर, अगर आप पढ़ाई करोगे तो ही ज़िंदगी में कुछ कर सकते हो। आप अगर पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो आप ज़िंदगी में बहुत कुछ नहीं कर पाओगे, ऐसा टाइम था पहले। अभी का जनरेशन थोड़ा अलग है, बहुत कुछ सारी चीज़ें हैं, जैसे इन्फ्लुएंसिंग मार्केट है, बिजनेस में लोग करते हैं, जिम्स है, ये है वो, बहुत कुछ लोगों के पास आइडिया है। पहले इतना नहीं रहता था। अभी बहुत सारे स्कोप हैं। यस एग्जैक्टली। पहले इतना नहीं था, तो उनका पेरेंट्स का एक ये भी सही है दैट वो अगर चिल्लाएंगे नहीं तो अपन पढ़ेंगे कैसे, इतना भी खुला नहीं छोड़ सकते। हाँ ऐसा तो वो भी सही है। अपने हिसाब से
अभी का ज़माना ज़्यादा जल्दी मैच्योर होता है, जल्दी ज़्यादा अर्निंग स्टार्ट करता है, अपने में ऐसा नहीं था, ऐसा है। राइट, बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये आपकी डॉक्टर बनने की जर्नी है। यस मैडम जी, यस, तो डॉक्टर बना। आप कितने साल से कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहे अब हैं? मैडम जी 2011 पास आउट हूँ मैं, तभी से लेके फिर अभी तक प्रैक्टिस चल ही रहा है। अच्छा, ऐसा, हाँ। डॉक्टर की फील्ड में ऐसा होता है कि आपने पढ़ाई कंप्लीट कर लिया, कोर्स कंप्लीट कर लिया, फिर उसके बाद में 1 साल के लिए आपको एक ट्रेनिंग पे जाना होता है, Yes, जिसको yes. इंटर्नशिप बोला Internship. जाता है। क्योंकि डॉक्टर की लैंग्वेज हमेशा अलग होती है, उनका बात करने का स्टाइल भी अलग होता है, क्योंकि आम पब्लिक कई बार उनकी बातों को समझ भी नहीं पाती है। हम नॉर्मल बोलेंगे फीवर आ गया है, डॉक्टर कुछ और ही बोल देंगे। ये एक हमेशा एक बात रहती है जो मेरे दिमाग में रहता है कि डॉक्टर का एक लैंग्वेज अलग होता है और आम पब्लिक का लैंग्वेज अलग होता है। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम डॉक्टर की लैंग्वेज नहीं यूज़ करेंगे, हम एक आम लैंग्वेज यूज़ करते हुए इस पॉडकास्ट को आगे बढ़ाएंगे। तो इस पॉडकास्ट को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आप इतने सालों से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, तो दांतों के बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपने देखे हैं। तो आप सबसे पहले एक सिंपल सी बात मुझे बताइए कि दांतों का ट्रीटमेंट किस एज से शुरू करना चाहिए और किस एज तक कंप्लीट कर देना चाहिए? जैसे कि अभी कोई बच्चा है, हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, तो उसका एक सर्टेन एज कितना होता है और किस एज तक हम उस ट्रीटमेंट को कर सकते हैं कंटिन्यू? जैसे 70-80 का एज हो जाता है, दांतों में तब भी प्रॉब्लम होती है जब बच्चा बोर्न होता है, और दांत आते हैं तब भी प्रॉब्लम होती है। तो प्रॉब्लम शुरू से लेकर एंड तक रहती है। तो आप इस चीज़ पे हाईलाइट कीजिए, इस चीज़ पे लाइट डालिए। मैं बताता हूँ आपको, पहली बात तो है ना, लोगों को दांत का ट्रीटमेंट का ज़रूरत पड़ना नहीं चाहिए। अच्छा, ये अपने हाथ में है। अच्छा, कई कैसे? हद तक अपने हाथ में है। अगर अपन ख्याल करेंगे अपना दांत का, अच्छे से ठीक से ख्याल रखेंगे दांत का, जैसे अपना ह्यूमन बॉडी है, लोग Right. क्या है, दांत 32 रहने के वजह से ध्यान नहीं देते। बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जो एक साइड का दांत खराब हो गया तो दूसरे साइड से यूज़ करते हैं और दूसरे साइड से ही यूज़ दूसरे करना साइड से खाना खाना शुरू यस करते यस एग्जैक्ट, और वैसे ही चलता भी रहता है। हाँ, सालों साल ऐसे ही निकालते भी है वो लोग। हाँ। ऐसा है, अनलेस अनटिल ऐसा टाइम आ जाता है जब उनको मतलब बर्दाश्त होता ही नहीं है दर्द, तब वो आते हैं कि बाबा अभी कुछ तो करो, और बुरा क्योंकि होता है दांत का मेरे दर्द। साथ हाँ ऐसा हो गया। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक एज नहीं है दांत का, तो कोई भी एज में, जैसे कि अभी 2 साल के बच्चों में भी हम लोगों ने रूट कनाल किया हुआ है, और 96 ईयर ओल्ड एक पेशेंट थी मेरी, सबसे ओल्डेस्ट पेशेंट मेरी, उसमें भी मैंने रूट कनाल किया हुआ है। ऐसा है, क्योंकि उनको वो बहुत एडमेंट थी कि बाबा नहीं, मेरे को ये बचाना ही कुछ भी इतना एज पे जाने के बाद यस यस एग्जैक्टली दांतों का ट्रीटमेंट हो सकता है। हो सकता अच्छे है, देयर इज़ नो एज बात, कोई भी। जैसे कि अभी 86 ईयर ओल्ड एक पेशेंट थी, उनके मुंह में उन्होंने इम्प्लांट किया था। ऐसा है, तो इफ़ एट ऑल यू हैव सॉफ्ट हैंड्स और दिस थिंग पेशेंट। इम्प्लांट थोड़ा आसान शब्दों में बताइए, हाँ। ताकि मेरे ऑडियंस अच्छे से समझ सके। इम्प्लांट एक ऐसा ऑप्शन है मैडम जी, जहाँ पे आपको दांत नहीं रहता है, बिल्कुल Okay. भी दांत नहीं रहता है, तो वहाँ पे अपन क्या करते हैं, इम्प्लांट ले टर्म में, बहुत ही ज़्यादा ले टर्म में लोग बोलते हैं कि स्क्रू डालना है, तो वो एक्चुअली स्क्रू नहीं होता है, इट इज़ अ डेंटल इम्प्लांट। ऐसा है, जैसे कि अपना नी रिप्लेसमेंट रहता है, अपना फ्रैक्चर हो गया तो रॉड डालते हैं, Right. वो मटेरियल का टाइटेनियम इम्प्लांट्स रहता है, जो अच्छा। हड्डियों में जाता है, हड्डियों में जाने के बाद वो फिक्स होता है, और उसके ऊपर अपन क्राउन लगाते हैं। ऐसा रहता है अच्छा, dental crown क्या? implant। क्राउन मतलब दांत का ऊपरी भाग। अच्छा, हाँ, जिसके ऊपर अपन खाना खाते हैं। दांत अच्छा, का- हाँ, ये जो बेस होता yes, है, yes, ये जो दांत का ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, हाँ, इसको क्राउन बोलते हैं। अच्छा, इसको क्राउन क्राउन बोलते हैं। यस, मैंने कहा था ना, डॉक्टर की लैंग्वेज हमेशा अलग होती है, आम पब्लिक समझ ही नहीं पाती नहीं है। समझ- नहीं समझ। अभी क्राउन मेरे दिमाग में वही आया जो सर पे लगता है। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी जब बच्चों की बात निकली है, तो एक सवाल है मेरे दिमाग में कि बच्चों के दूध के दांत होते हैं जो एक सर्टेन एज में जाके वो टूट जाते हैं, गिर जाते हैं, बराबर। उसके बाद में फिर दूसरे दांत आते हैं। यस यस। तो फिर भी हम लोग ये ट्रीटमेंट करवाते हैं बच्चों का, अगर दांत का कुछ प्रॉब्लम होता है तो हम डॉक्टर के पास लेके जाते हैं बच्चों को। तो ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आती कि नहीं, ये जब बहुत दांत गिर ज़रूरी जाते है, हैं। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ना अभी तक ये नहीं समझ में आते थे, दूध के दांत गिरते हैं, बट हर एक दूध के दांत का ना अलग एज रहता है। अच्छा और जैसे कि दूध के दांत सिर्फ 20 होते हैं, बट परमानेंट दांत 32 होते हैं। अच्छा, हाँ, ठीक ये है? मुझे पता नहीं था हाँ, कि दूध के दांत से 20 20 ही होते होता हैं है। और वैसे परमानेंट दांत 32 होता है। एग्जैक्टली। सो होता क्या है, सब दांत के अलग एज रहते हैं, जैसे सामने के दांत का ना 6 to 7, 7 to 8 ईयर्स, अच्छा। लेकिन अंदर के जो दांत रहते हैं बच्चों के, दांत? वो हाँ 10 Molar to teeth 12, बोलते हैं। मोलर टीथ जिसको बोलते हैं, तो वो 10 to 12 ईयर्स तक रहते हैं।
अच्छा अच्छा। हाँ, तो होता क्या है 6 इयर्स में 7 इयर्स में दांत में कीड़ा लगना स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज ध्यान नहीं देते करके। हाँ, बच्चे ज़्यादातर दूध पी के सो जाते दूध हैं, पी के सो जाते हैं, वो तो कुछ भी सामने के खाते दांत रहते खराब हैं। होते हैं, चॉकलेट्स मेनली खाते हैं, चॉकलेट खाने के बाद पानी नहीं पीते हैं, रिंस नहीं करते हैं, तो दांत कीड़ा लग के खराब होना ही है। तो उससे क्या होता है, दांत कीड़ा लग के खराब हो जाता है और पेन स्टार्ट हो जाता है। पेन स्टार्ट हो जाता है तो कई बार पेरेंट्स सोचते हैं अरे ये तो दूध का दांत है, ये गिरने वाला है, बट ऐसा नहीं होता है। होता क्या है, उसकी वजह से परमानेंट दांत भी खराब आने का चांसेस हो जाता है। अच्छा, ऐसा क्यों है Yes, कि जब वो दांत जैसे- गिर जाता है? नहीं, क्या होता है, जब भी दूध का दांत ऊपर रहता है, समझो ऊपर रहता है, कीड़ा लग रहा है, नीचे ना उसके उसी दांत के बराबर नीचे परमानेंट दांत का टूथबड फॉर्म होता रहता है। ओके। जैसे एक बच्चा और बड़ा हो रहा है, उसके निगरानी में ही ऐसा, अगर समझो मैं ही खराब रहेगा तो मेरा बेटा वैसे ही निकलेगा। इट इज़ लाइक दैट। ऊपर दूध का दांत रहता है और नीचे परमानेंट दांत का टूथबड रहता है। ऊपर का दांत ही खराब रहेगा तो नीचे ऐसा है। अगर आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगी कि जो हमारे गेस्ट हैं वो अभी नए नए पापा बने हैं। सर Thank कॉन्ग्रेचुलेशंस you, thank मेरी you. तरफ से और Thank you, मेरे thank you. ऑडियंस की तरफ से। Thank जो you. कैसा फील हो रहा है पापा बनने पर? इट्स अमेजिंग, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा खुशनसीब हूँ मैं जो ऐसा एक्सपीरियंस फेस करने को मिला। ऐसा है, मैं हैप्पी हूँ, मेरे पेरेंट्स हैप्पी, मेरी वाइफ हैप्पी है, तो उनकी खुशी में मैं और ज़्यादा खुश हो जाता हूँ। ऐसा है, आपका पोजीशन बढ़ गया है। पोजीशन बढ़ गया। ट्रीटमेंट करवाते हैं लोग, बहुत सारे दांत ऊपर नीचे होते हैं, जिसको एक अलाइनमेंट बोलते हैं, जैसे कि मैं ब्रेसेस। ओके बताइए तो प्लीज। ब्रेसेस होते हैं, अलाइनमेंट, उनमें क्या फ़र्क है? देखिए, मैं इस पे ही आ रहा था, अभी आप दूध का दांत का बात कर रहे थे ना। सो व्हाट हैपेंस इज, बहुत लोग है ना दूध का दांत है बोल के निकलवा लेते हैं। सो अपने दांत का ना, परमानेंट दांत का, हर एक का दांत का अलग अलग एज है। ऐसा नहीं होता है कि सारे दांत एक ही टाइम पे ऊपर आ जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। हर एक दांत का ना अलग अलग एज रहता है, उसके हिसाब से दांत ऊपर आता है। तो कई लोग क्या करते हैं, दूध का दांत पहले ही निकलवा लेते हैं, बिफोर टाइम, पहले अच्छा, वक्त से लेकिन पहले ही वो निकाल क्यों लेते हैं। निकलवाते? कुछ रीज़न होता कोई होगा? नहीं, अभी क्या होता है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि दूध का दांत है वैसे भी गिरने वाला है, तो उसको ट्रीटमेंट का गरज नहीं है, अपन हाँ, निकाल लेते ये हैं। कॉमन सी थिंकिंग है सभी हाँ। के। क्या कहते नहीं, हैं, गलत दूध के है, दांत ये के बहुत लिए? गलत है। क्या होता है, दो दांत खराब हो गया, दाढ़ खराब हो गई है, तो लोग क्या सोचते हैं ये गिरने ही वाला है, तो वो 6-7 साल की उम्र में उसको निकाल देते हैं, जबकि वहाँ पे दांत आने वाला है 11 साल 12 साल की उम्र। अच्छा, वो दांत रखना चाहिए? यस, बिल्कुल भी रखना चाहिए, क्योंकि क्या होता है फिर वो अपने उम्र के हिसाब से गिरता है। आप उम्र के हिसाब से पहले वो चीज़ को निकाल दोगे तो वो जगह खाली हो जाती है। खाली हो जाती तो क्या होता है, जो दांत पहले आने वाला रहता है वो वहाँ पे इरप्ट होता है, और जो दांत लेट आने वाला रहता है उसको जगह ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि एक ऑलरेडी दांत उधर आ गया है, ऐसा हो जाता है। तो उसके वजह से क्या होता है, अपना अलाइनमेंट में फ़र्क गिर जाता है, दांत आड़े टेढ़े आते हैं, साइड से आते हैं, ये सब फैक्टर्स तभी होता है ऐसे। हाँ, और ये फैक्टर जेनेटिक भी रहता है, जैसे पेरेंट्स को रहता है, दांत आगे रहते हैं उनके, या दांतों में स्पेसिंग है, या दांतों में क्राउडिंग है, आगे पीछे बहुत सारे दांत हैं, ये जेनेटिक्स भी रहता है। और ये फैक्टर भी रहता है जब आप पहले ही दांत निकाल देते हो और आप जगह नहीं रखते हो दांत को आने के लिए। ऐसा ब्रेसेस जो नया आजकल आया है बहुत कुछ उसके ऊपर मैं बताता हूँ आपको। अलाइनमेंट क्या होता है, जनरली 12 साल की उम्र से लेके 55 ईयर्स तक अपन ब्रेसेस लगा सकते हैं। जैसे दांतों पर तार बोलते हैं जिनको, अपन दांतों पर तार लगा सकते हैं फ्रॉम 12 to 55 ऐसा। तो 12 साल की उम्र में क्या होता है, सब परमानेंट दांत आ गए रहते हैं, ऐसे सारे परमानेंट दांत आ गए रहते हैं, तो अपने को दांत पे ब्रेसेस लगाने होता है। ब्रेसेस एक ऐसा चीज़ है जो दांत को अपने अगर आगे रहेगा या दांत अंदर रहेंगे तो उसको अलाइनमेंट में लाने का, या ओवर क्राउड एक यूनिफॉर्म में लेके आए। यस, एक अलाइनमेंट, प्रॉपर अलाइनमेंट में आ जाता है ऐसा। उसको लाइन बोलते से हैं आ ब्रेसेस जाता का ट्रीटमेंट। ये अच्छा, वो सब साथ में ही होता है, मतलब सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कनेक्टेड ही है, सब कुछ कनेक्टेड ही है, कनेक्टेड है, कुछ बिल्कुल भी सेपरेट connected नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी एकदम कनेक्टेड ही चीज़ है। हाँ, बहुत सारे लोगों के दांत येलो देखने को मिलते हैं, बहुत डीप येलो होता है उनका कलर, तो उसका क्या रीज़न है? सी, पहली बात तो ना, इंडिया में जनरली दांतों का एक शेड डार्क ही है, नॉट येलो एग्जैक्टली, बट इट इज़ नॉट वाइट, सफ़ेद नहीं है दांत इसका भी। अच्छा। हाँ, दांत ना एक्चुअली कवर्स लेयर्स में फॉर्म होता है ऐसा। जैसे ऊपर का लेयर एनामल होता है, अंदर का लेयर डेंटिन होता है, उसके अंदर अपना पल्प, मेन चीज़ नर्व होता है उसके। सो जो ऊपर का लेयर है एनामल, वो वाइट कलर का होता है ऐसा। उसके अंदर का जो कलर रहता है डेंटिन का पोर्शन थिक रहता है दांत में, एनामल पोर्शन थिन रहता है, बहुत पतला रहता है एनामल। तो जैसे अपन खाते हैं, ब्रश करते हैं, और जैसे जैसे एज जाता है, जैसे अपना सलाइवा के वजह से मुंह का ऊपर का लेयर एसिड की वजह से निकलते जाता है, तो ये सब चीज़ों से ऊपर का एनामल लेयर कम होते जाता है। ओके। वो कम होता है तो अंदर का जो डेंटिन रहता है वो डार्क येलो कलर का रहता है।
अच्छा। उसका रिफ्लेक्शन बढ़ जाता है। तो इसके लिए अपने को अपने दांत थोड़े से येलो नज़र आते हैं, ऐसा है। अच्छा, हाँ, दांतों के अंदर एक तरह से जो शेड होता है वो ज़्यादा हाईलाइट हो जाता है, जो बेसिकली येलो ही रहता है। येलो ही रहता है, वो वाइट नहीं रहता है कभी, वाइट सिर्फ ऊपर ही लेयर रहता है। मुझे लग रहा था कि लोग ठीक से ब्रश नहीं करते हैं इसके लिए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। हम हमेशा ब्रश करते समय यही सोचते हैं कि जितना अच्छे से वाइट हो जितना अच्छे से ब्रश करेंगे दांत वाइट हो जाएंगे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये बहुत गलत कंसेप्ट है। बहुत लोगों को, मैंने पेशेंट्स को देखा भी है जो घसते रहते हैं, बट अपन दांतों को डैमेज करते हैं फिर वैसे, अगर ज़्यादा ब्रश करेंगे तो। अच्छा, ब्रश से याद आया, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट होते हैं जिसमें ब्रश के बारे में बताया जाता है, ये हार्ड ब्रश है, ये सॉफ्ट ब्रश है, ये इलेक्ट्रॉनिक ब्रश है। तो कौन से टाइप का ब्रश हमारे दांतों के लिए बेस्ट होता है? सब पर्टिकुलरली ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन पेशेंट टू पेशेंट। कई बार क्या होता है, मेरा फोर्स ब्रशिंग का 1 लेवल है समझो, आपका 2 लेवल हो सकता है, किसी का 4 लेवल हो सकता है, किसी का 6 लेवल भी हो सकता है। अच्छा, मतलब बहुत ज़्यादा फास्ट करते हैं। तो जब ये ब्रश निकालते हैं या ये करते हैं तो वो कोई एक स्पेसिफिक आदमी को ध्यान में रख के नहीं रहता है, एवरेज निकाल के रहता है। हाँ। ऐसा, हाँ। तो ब्रशिंग तो इलेक्ट्रॉनिक जस्ट ब्रशेस अभी आए हैं मार्केट में, और ज़्यादातर वो बच्चे लोग ज़्यादा करते हैं। हाँ, बच्चे लोग को भी, एडल्ट लोग को, इट इज़ गुड, अच्छा चीज़ है ये। अच्छा। हाँ, जो दांत अपन खुद से टाइम देके क्लीन नहीं कर सकते, वो इलेक्ट्रॉनिक ब्रश हेल्प करता है। ओह, तो हाँ। जो लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं वो इस बात पे ज़्यादा सोचे कि कभी भी जब मार्केट में शॉपिंग करने जाए ब्रश का तो इलेक्ट्रॉनिक ब्रश ले, क्योंकि ये डॉक्टर ने कहा है कि काफ़ी बेटर होता है, क्योंकि उनका एक टाइम लिमिट होता होगा। टाइम लिमिट एज एन टाइम लिमिट भी है, और ग्रेजुअल प्रेशर भी सस्टेन करता है वो, और स्पेसिफिक टूथ के ऊपर जो चाहिए वो रिजल्ट भी देता है। राइट। हाँ, ऐसा है। तो इलेक्ट्रॉनिक ब्रश ज़्यादा बेस्ट है नॉर्मल ब्रश से। अब हम आते हैं पेस्ट के ऊपर। तो बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट होते हैं जो कहते हैं टूथपेस्ट के लिए ये इसमें दांत, इस बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आते हैं जो टूथपेस्ट वाली जो कंपनी होती है वो ये दावा करती है कि इस पेस्ट में दांत बहुत अच्छे आपके हो जाएंगे, आपके दांत अगर दुख रहे हैं दुखना बंद हो जाएंगे, पेन खत्म हो जाएगा, और दूसरी बात वाइट हो जाएंगे। और इस बहुत सारे कंपनी तो ये भी बोलती है हमारे पेस्ट में नमक है, हमारे पेस्ट में लौंग है, हमारे पेस्ट में ये, हमारे पेस्ट में वो है, हमने ये पेस्ट किया तो हमें डॉक्टर की ज़रूरत ही नहीं है। थैंक यू सो मच कंपनी। जो भी पेस्ट होता है जैसे पेप्सोडाइन है, कोलगेट है और मिंट है, बोलते हैं हमारे इसमें पेस्ट में मिंट है, तो इतना सब कुछ उस पेस्ट में डाल के वो पब्लिक को देती है कंपनी, तो वो सही है या नहीं अब वो हमारे एक्सपर्ट बताएंगे जो हमारे इस एपिसोड में आए हैं। तो ये एक सबसे बड़ा एक लोगों का एक दिमाग में बैठी हुई है बात कि ये पेस्ट अच्छा है, वो पेस्ट अच्छा, कौन सा पेस्ट अच्छा होता है? सी आइडियली पेस्ट जब भी बनाते कोई भी कंपनी मैडम जी, वो है ना दांतों को आइडियल कंडीशंस में बनाते हैं। अच्छा। हाँ, कि बाबा वो लोग को जो दांत मिलता है आइडियल केसेस को रहता है, तो उसमें वो लोग को रिजल्ट्स मिला रहता है। तो अच्छा। अपने को ऐसा नहीं कि रिजल्ट नहीं मिलता है, अपने को रिजल्ट मिलता है, लेकिन अपन सबका दांत आइडियल नहीं है। जैसे कि अपने को हैबिट्स रहता है बहुत सारा, अपना डाइटरी हैबिट्स अच्छा नहीं रहता है, वी डोंट टेक मच केयर, ऐसा सब रहता है। सो जो पेस्ट रहता है मैडम जी, तो इट इज़ रिकमेंडेड जनरली, कोई एक पर्टिकुलर क्राउड के लिए नहीं है कि यही क्राउड यूज़ करना चाहिए। वो लोग क्या करते हैं, जनरलाइज सबके लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि उनको एक सेट ऑफ पीपल में रिजल्ट मिलता है, ऐसा। हाँ, तो पेस्ट ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि ये पेस्ट यूज़ करोगे तो ही रिजल्ट मिलेगा, वो पेस्ट यूज़ करोगे तो ही नहीं। इट इज़ मोस्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप 2 टाइम ब्रश करें, मॉर्निंग एक बार, इवनिंग एक बार, ऐसा। पेस्ट सिर्फ दांतों को क्लीन करता है एक लेवल तक, और क्या है, एक लेवल तक हेल्प भी करता है, बट इट इज़ नॉट, पेस्ट इज़ नॉट ओनली द रीजन। जैसे पेप्सोडाइन, जो हमें पेप्सोडेंट, हाँ, जो कंपनी है पेप्सोडेंट, जो ये दावा करती है कि अगर आप उनका पेस्ट यूज़ करेंगे तो आपको डेंटिस्ट के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा वो एडवर्टाइजमेंट टीवी पर देखती हूँ, तो अगर वो कंपनी के लोग मुझे देख रहे हैं तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि वो इस डॉक्टर जो है जो बताएंगे कि क्या किस हद तक ये सही बात है। तो आप बताइए ज़रा, पेप्सोडेंट वाले भी सोचेंगे। टूथपेस्ट तो हेल्प करता है, जैसे कि फाउल ब्रेथ के लिए अच्छा, कुछ हद तक हाँ, हेल्प तो करेगा ही, ऐसा नहीं कि हेल्प नहीं करेगा, बट पेस्ट से ही सब कुछ सही हो जाएगा ये सही नहीं, 100% हेल्प 100% नहीं करेगा, ऐसा है। क्योंकि क्या है, पेस्ट एक
क्या बोलते हैं उसको, साथ में एडेड चीज़ है जिसकी वजह से आपका दांत अच्छा वो रहेगा। आपको एक सपोर्ट कर देता है। हाँ, बस। जैसे कि लेकिन पहले- आपको डॉक्टर के पास जाना ही होता है, कोई भी पेस्ट आपको पूरी तरह से ठीक नहीं करता है। हाँ बिल्कुल भी, जैसे कि पहले ज़माने में वो लोग दातुन यूज़ करते थे, तो थोड़ी ना वो लोग पेस्ट यूज़ करते थे, वो लोग हाँ। तो सिर्फ चबाते थे और देन घिसते थे। हाँ मैं उसी टॉपिक पर आने वाली थी कि पहले के ज़माने में ऐसे। लोग बस घंटों हाँ, दातुन दांतों यूज़ को- करते थे। हाँ। वो नीम की जो डंडी आती डंडी है आती है, दातुन और बोलते हैं। हाँ, उसको दातुन बोलते हैं। Yes. तो वो चबा चबा के अपने दांतों को क्लीन करते थे, और आज बिल्कुल। पेस्ट आ गया है। पेस्ट आ गया है, पेस्ट ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा। हाँ, क्योंकि दातुन क्या होता है, एक रॉ लकड़ी है, तो पहले के ज़माने में क्या है, वो चबाते थे उसको और हाँ। बाद में दांत पे ऐसे ऐसे घिसते थे। लेकिन क्या होता है, दांत पे चबाने से और दांत पे ज़ोर ज़ोर से घिसने से इंजरी होता है। जैसे अपन मसूड़ों को इंजर करते हैं ज़ोर ज़ोर से घिसने से, Right. ऐसा है। तो उसके वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स और बढ़ गए। इसी के लिए टूथब्रश आया है, टूथपेस्ट आया है, तो ये सब हेल्प करते हैं अपने को। बट ऐसा नहीं कि मैं ये कंपनी का पेस्ट यूज़ किया तो मेरा दांत ठीक हो गया, ऐसा कोई भी नहीं, ऐसा कोई बिल्कुल। कंपनी भी नहीं है। हाँ। पर आप दांतों का जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आपको ही वो कंप्लीट करके पेशेंट को ठीक करना है। कोई भी पेस्ट नहीं ठीक कर सकता है दांतों को ऐसे 100%। वो सिर्फ सपोर्ट करते हैं, Support करते हैं। कुछ टाइम के लिए। यस यस। तो हम आगे बढ़ते हैं इस पॉडकास्ट में। तो आप ये बताइए मुझे कि जब कई बार ऐसा होता है ब्रश करते समय दांतों के अंदर से, मसूड़ों के अंदर से एकदम से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है, तो उसका क्या रीज़न है? सी, मसूड़ों में ब्लीडिंग होने का रीज़न ये है कि है ना, दांतों में गैप होता है अच्छा। और फूड लॉजमेंट होता है कई बार। तो फूड लॉजमेंट, खाना फंसने के चलते क्या हो जाता है, वहाँ पे टाटर फॉर्मेशन होता है। टाटर मतलब क्या होता है अभी जो भी अपन खाना खाते हैं वो पेस्ट फॉर्म में हो जाता है। पहले पेस्ट फॉर्म में मसूड़ों के ऊपर चिपक जाता है। तो अच्छा। वो क्या होता है, मिनरलाइजेशन एक्टिविटी की वजह से वो कड़क हो जाता है, हार्ड हो जाता है, जिसकी वजह से गम्स पे वो पुश करता रहता है या गम्स में इरिटेशन करता रहता है, तो आपके गम्स स्वेल हो जाते हैं। गम्स अगर स्वेल हो जाते हैं तो आप द मोमेंट ब्रश करते हैं या टच हो जाता है ब्रिसल्स उसको गम्स पे, तो वो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है। ऐसे हाँ, तो तो ऐसे इस तरह के ट्रीटमेंट का क्या है मतलब? ऐसे केसेस में क्या फर्स्ट treatment थिंग होता तो क्या है, डेंटल चेकअप बहुत ज़रूरी है एवरी 6 मंथ्स। है? ओके। एवरी 6 मंथ्स में अपने को ये समझ में आता है कि कोई दांत खराब हो रहा है क्या, कीड़ा लग रहा है क्या दांत में, या फिर दांतों के ऊपर जो मैंने अभी बताया कि गंदगी का लेयर जमा हो रहा है क्या। अगर वैसा कुछ होता है तो उसका अलग अलग ट्रीटमेंट रहता है, वो अपन करते जाएंगे। तो इन अ वे वी आर प्रोटेक्टिंग। जैसे अपन कार कैसे सर्विसिंग के लिए लेके जाते हैं, इट इज़ जस्ट लाइक दैट। अपने दांतों को सर्विसिंग का ज़रूरत रहता है बिकॉज वी यूज़ इट, अपन रोज़ यूज़ करते हैं इसको। ऐसा कोई दिन ही नहीं रहता है जब भी अपन दांत को नहीं यूज़ करते हैं। ऐसे आप एक दिन और- शायद से फ़ोन नहीं यूज़ करें लेकिन दांत ज़रूर यूज़ करेंगे। बिल्कुल सही कहा, हाँ। क्योंकि दांतों से ही आप अपना मनपसंद खाना खाते हैं। वेज, नॉन वेज, जो भी आपको पसंद है, वो उसका जो स्वाद है वो आप दांतों से ही लेते हैं। तो दांत बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, जैसे क्या वेज खाना और नॉन वेज खाने का असर दांतों के ऊपर होता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है दैट वेज खाने से दांत खराब होंगे या नॉन वेज खाने से ज़्यादा दांत खराब होंगे। इट्स जस्ट दैट अपन दांत को ना कुछ ज़्यादा ही प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं। जैसे कि अपना दांत है, कोई भी चीज़ है, इट इज़ बॉर्न टू ब्रेक, मतलब दांत ना टूटने के संभावना किसी भी दांत में हो सकती है। Right. तो कई बार ऐसा होता है दैट अपन बोन चबाने का कोशिश करते हैं तो अपन इंजर करते हैं, क्योंकि क्या है, जैसे हर आदमी का एक कैपेसिटी होता है, अपने भी दांत का एक कैपेसिटी, मेरे दांत का कैपेसिटी अलग होगा, आपके दांत का किसी और के कैपेसिटी अलग होगा। हो सकता है मैं 100 kg चबा लो तो भी कुछ नहीं हो, लेकिन आप 1 kg चबाओ तो भी आपके दांत की इंजरी हो जाए। ऐसा है हाँ, कई बार ये एसोसिएटेड विथ बॉडी ऑल्सो रहता है, जिससे कि किसी में कैल्शियम डिफिशिएंट रहता है। किसके दांत कितने मजबूत है, ये हर एक इंसान की अपनी एक अलग बॉडी का टाइप जो होता है उसके ऊपर बोल डिपेंड सकते हैं करता है। बैडन, बिल्कुल भी कह सकते हैं। ऐसा नहीं कि सबको भगवान ने एक ही टाइप का दांत दिया है, नहीं, ऐसा सबका अलग रहता है। जैसे ह्यूमन बॉडी है सेम वैसा ही है, किसी को दर्द ज़्यादा झेलने का कैपेसिटी रहता है, किसी को नहीं रहता है। Right, दांतों का भी ऐसा ही है, सेम ऐसा है। और बेसिकली मतलब खाने को लेके किसी का दांत खराब नहीं होना है, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, ये जैसे बोला जाता है रेगुलर डेंटिस्ट के पास जाके दांतों का चेकअप करना चाहिए। यस, तो ये सबको पता है, हाँ भाई दांतों का ओरल चेकअप करना चाहिए, लेकिन क्या होता है ओरल चेकअप? सी ओरल क्या check चेकअप करते बोलते हैं? तो ओरल प्रोफाइलैक्सिस बोलते हैं उसको। हाँ, ओरल प्रोफाइलैक्सिस। सबसे पहली बात तो ओरल कैविटी हम लोग चेक करते हैं कि दांत कैसे है, दांतों में कीड़ा क्या है, दांतों में स्टेन्स कितना है, दांतों के आजू बाजू में गंदगी कितनी जमी हुई है।
अच्छा। हाँ, तो 6 मंथ्स जो ड्यूरेशन ये बोलते हैं ना, 6 मंथ्स इसके लिए बोलते हैं क्योंकि जो भी रिजल्ट आना है वो 6 मंथ्स में अपने को क्लियर होते जाता है। अच्छा। हाँ, समझो 6 मंथ्स में प्रोग्रेशन जो रहता है, जैसे कि अपना प्रोग्रेस कार्ड आता है, एग्जाम होता है 6 महीने में, इट इज़ जस्ट लाइक दैट, ऐसा बोल सकते हैं। 6 महीने में अपने को ये समझ में आता है कि ये दांत पे सड़न जो लग रही है ये बढ़ गया है कि नहीं बढ़ गया है। अच्छा। हाँ, आप कितना ध्यान रख रहे हो, जैसे जिसको बोला जाता है रूटीन चेकअप। रूटीन चेकअप। जैसे कि अभी है ना, समझो मेरे को दांतों में एक ब्लैक कलर का स्टेन दिख रहा है, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप ब्रशिंग मेंटेन करो, ऐसा नहीं कि उसी को अभी भर दो, क्योंकि इट इज़ नॉट नेसेसरी, ज़रूरत नहीं है। अगर 6 महीने में मुझे लगा कि हाँ ये प्रोग्रेस हो रहा है, तब मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप ये भर लो अभी, क्योंकि ये प्रोग्रेस हो रहा है। मतलब दांतों के ऊपर आपकी एक नज़र हर 6 महीने में होनी चाहिए। तो फिर क्या होता है, तब भी अपने को भरने को आता है, नहीं तो इनिशियली इतना ज़रूरत नहीं रहता है। अगर आप उसको मेंटेन रखते हो तो फिर दांत भरने का ज़रूरत नहीं रहता है। स्टेन्स के साथ भी किया सकता है, ऐसा कुछ नहीं कि वो निकालना ही ज़रूरी है, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा। अगर वो प्रोग्रेस हो रहा है तो अपन निकाल सकते हैं। राइट, वेरी ट्रू। एक बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है जो हर आम पब्लिक को पता है कि वो ट्रीटमेंट होता है रूट कैनाल। छोटे से लेके बड़े तक सब जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, रूट कैनाल एक ट्रीटमेंट होता है दांतों के लिए। आप मेरे ऑडियंस को ही बताइए कि सिंपल शब्दों में बताइए रूट कैनाल होता क्या है। रूट कैनाल पहली तो बात तो डर नहीं है। पहली बात तो ये निकाल दीजिए कि रूट कैनाल मतलब डर। हाँ, बिल्कुल भी नहीं, डर और दर्द। अच्छा, ये बिल्कुल नहीं होता। बिल्कुल भी नहीं होता। अभी क्या हो गया है, इट्स अ पेनलेस ट्रीटमेंट, एनेस्थीसिया की वजह से पेनलेस ट्रीटमेंट। लेकिन कई बार क्या होता है, अपन निग्लेक्ट करते हैं। समझो अभी मुझे दांत में दर्द हुआ तो मैं आज ही डेंटिस्ट को दिखाने नहीं जाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, टाइम लेता हूँ, मैं रुकता हूँ, थोड़ा दिन देखूंगा, बोलता हूँ क्या होता है, थोड़ा दिन देखूंगा, या तो एक आधा पेन किलर ले लेता हूँ, फिर उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करो। कई बार क्या होता है, पेन किलर असर करता है और दांत का दर्द थोड़ा बहुत कम भी होता है, तो अपन क्या करते हैं, वो साइड से अवॉइड करते हैं खाना। सबसे पहले तो वही होता है कि हम उस साइड से खाना बंद कर देते हैं। एग्जैक्टली। तो क्या होता है, अभी मैं खाना छोड़ देता हूँ उस तरफ से, तो 3-4 दिन निकाल देता हूँ, एक हफ्ता निकाल देता हूँ, फिर क्या होता है, एक आधा ऑप्शन रहता है दूसरे साइड, तो एक आधा पेन किलर ले देता हूँ, किसी से पूछ के कोई टैबलेट लेके थोड़ा और कम हो जाता है, थोड़ा और दिन निकालता है। हाँ। तो वो दिनों में क्या हो जाता है, जो नर्व रहता है अंदर का वो और दर्द बढ़ गया रहता है अंदर, आपको दिखता नहीं क्योंकि आप इतना सब चीज़ कर रहे हो उसमें। सो होता क्या है, जब आप डेंटिस्ट का कब जाते हो, जब आपको बैर होता ही नहीं, दर्द नहीं बंद हो रहा है अभी, बिल्कुल, तो मेरे को अभी दिखाना पड़ेगा। और दांत में दर्द होता है तो दिमाग में सबसे पहले उसका असर होता है। एग्जैक्टली। तो क्या होता है, जब आप डेंटिस्ट के पास होते हो तो डेंटिस्ट कोई भगवान या मैजिशियन नहीं ऐसा, जिस दर्द को बढ़ने में इतना दिन लगा है तो तुरंत ही कम करने में उनको भी टाइम। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें एक चीज़ है, भगवान नहीं है डेंटिस्ट या डॉक्टर भगवान नहीं होते, लेकिन भगवान से कम भी नहीं होते। एक भगवान ऊपर है आसमान में और एक भगवान धरती पर है डॉक्टर। डॉक्टर जो होते हैं वो भगवान का दूसरा रूप होता है, एक्चुअली देखा जाए, वो किसी भी फील्ड के डॉक्टर हो, लेकिन वो लोगों के दर्द को कम करते हैं, लोगों की जान बचाते हैं। तो वो एक तरह से भगवान का एक अल्टरनेट बोल सकते हैं, क्या ऑप्शन है। नहीं, हमारा काम मैडम जी पहले ये, अभी जैसे कि जब से मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट किया है तो मन में सिर्फ पहला चीज़ यही रहता है, बाबा इस बंदे को मैं तकलीफ से दूर कैसे करूं। बाद में सब पार्ट आता है, बहुत अच्छा, मेरे को ये ट्रीटमेंट करना है, मुझे ये देना है, ये करना है, वो करना है। आपके दिमाग में बस ये बात आता है सबसे पहले, ये है कि बाबा इनको तकलीफ से राहत कैसे मिले। बहुत अच्छी सोच है, ये रहना बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है, पब्लिक कमर्शियल हो जाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है, बट उसकी वजह से क्या है ना, अपना चार्म चला जाता है। राइट। हम लोग डेंटिस्ट या इस प्रोफेशन में इसके लिए है कि बाबा दूसरे आदमी का थोड़ा दर्द कम हो सके। कोई भी बीमार आदमी डॉक्टर के पास जाएगा तो पहले वही ये सोचेगा बाबा मैं ठीक हो जाऊँ, बाकी पार्ट तो सब बाद में आता है, बाबा मेरे को क्या ट्रीटमेंट लेना है, मेरे को क्या समझा रहे, ये बता रहे, इतना खर्चा लग गया, वो सब डेंटिस्ट या डॉक्टर उसको भी अपना फैमिली संभालना है, चार्जेस लेते हैं, ये सब वो सब तो रहता ही है, उसमें कोई ये नहीं, वो सब तो जो बताएंगे और सब। लेकिन पहला चीज़ फोकस आदमी पे ये रहना चाहिए, बाबा इस आदमी को ना दर्द ठीक है। हर एक डॉक्टर की जो थिंकिंग है आपके जैसी होनी चाहिए, भगवान करे ऐसा रहना चाहिए ऐसा, क्योंकि क्या है, कोई भी पेशेंट आता है तो पहले दर्द में रहता है। हाँ। ऐसा है, अगर वो ठीक कर पा रहे हैं अपन तो बॉडी के किसी भी पार्ट में दर्द हो, चाहे दांत में हो, चाहे दिमाग में हो, चाहे कहीं भी हो, एग्जैक्टली हर एक डॉक्टर को ये सोचना चाहिए कि जो पेशेंट उसके पास में आया है वो दर्द से लेकर अभी तक इतना परेशान है, तो वो दर्द को कैसे ठीक करे, सबसे पहले वही डॉक्टर को वो सोचना चाहिए, उसके दर्द को कम करें। एक बात ये, मैं रूट कैनाल पे आता हूँ। रूट कैनाल जो मैंने आपको बताया अभी तक तो उसमें क्या होता है, दांतों में सडन हो गया रहता है, सडन होता है और दांतों में ना एक नर्व रहता है जिसकी वजह से अपने को इम्पल्स ब्रेन तक जाता है, तभी अपने को दर्द बढ़ता है।
तो जो कीड़ा रहता है वो नर्व तक पहुंच गया रहता है, इसके लिए दर्द पैदा होता है। अच्छा, कीड़ा बोले तो रियल में कीड़ा होता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये मिथ है, गलत चीज़ है ये। कीड़ा लेकिन मतलब normally दांतों सब में ये कीड़ा बोलते नहीं हैं, रहता है। दांत में कीड़ा। नहीं, ये ले लैंग्वेज है, मतलब जिस हर एक बंदे को आसानी से कुछ समझ जाए, इसके लिए इन्होंने वर्ड निकाला है, कीड़ा लग जाता है। अच्छा, दांत में कीड़ा, जैसे There वो is no कीड़ा नहीं होता है हाँ, जो नहीं। हम लोग, जैसे मैं समझ रही हूँ कीड़ा। बिल्कुल भी नहीं ऐसा है। तो रूट कैनाल का जो प्रोसेस रहता है वो बहुत सिंपल है, जो अपन लोकल एनेस्थीसिया में करते हैं। लेकिन क्या होता है, कई बार पेशेंट इतना, अभी जैसे बहुत बुखार आ गया तो डॉक्टर दवाई देगा तो तुरंत ही नहीं जाता है, इट टेक्स टाइम। सो कई बार ऐसा हो जाता है कि पेशेंट बहुत सीवियर पेन लेके आता है, तो उस टाइम जब भी हम लोग प्रोसेस करते हैं तभी थोड़ा पेनफुल रहता है उनको, क्योंकि तुरंत अपन पेन विड्रॉ नहीं कर पाते, इसके लिए तभी भी एनेस्थीसिया देके। इंजेक्शन लगा के? नहीं, एनेस्थीसिया भी क्या होता है, एनेस्थीसिया देते हैं लेकिन कई बार इन्फेक्शन का लेवल इतना ज़्यादा रहता है कि अपने को 2-3 बार इंजेक्शन देना पड़ता है। ओहो। तभी पेशेंट बोलता है कि नहीं, मेरे को बहुत पेनफुल था प्रोसेस, ऐसा हो जाता है। तो फिर उसकी वजह से लोगों को मन में डर है कि बाबा मेरा रूट कैनाल बहुत पेनफुल था, बट ऐसा नहीं होता है। अगर आप सही समय पर सही चीज़ सही करवाए ना, तो आपको एनेस्थीसिया वर्क करता है। सबके ऊपर एनेस्थीसिया वर्क होना ही है, ऐसा बहुत कम रहता है जिसमें एनेस्थीसिया वर्क नहीं होता है, ऐसा नाक के बराबर ही रहता है। क्यों ऐसा होता है? उसका भी कुछ रीज़न होगा ना? हाँ, एलर्जिक, जैसे कोई एलर्जिक रहता है, कोई इम्यून रहता है, ऐसा ये ह्यूमन बॉडी है। ये जो अपन करते हैं ये सब ट्रायल एंड एरर मेथड ही है, मतलब हर एक चीज़ पे ये काम करेगा ये सब बिल्कुल भी नहीं है। इसी के लिए इसको प्रैक्टिस ही बोलते हैं, हमारे फील्ड में प्रैक्टिस क्यों बोलते हैं, क्योंकि हर एक पेशेंट अलग ही रहने वाला है। ये तो जो अपन कर रहे हैं बिकॉज एवरेज मिलता है अपने को और एक्सपीरियंस मिलता है, इसके लिए अपन, बट एवरी पेशेंट इज़ डिफरेंट। ऐसा हो सकता है दैट एक पेशेंट आया और उसको एनेस्थीसिया वर्क नहीं करे, ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा ऐसा नहीं हो सकता है ऐसा। तो फिर उस टाइम पे आप क्या करते हैं? वो उस टाइम पे मल्टीपल एनेस्थीसिया देना पड़ता है, बट भगवान की दया से ऐसा कभी कोई हुआ नहीं है। और दूसरे टाइप का एनेस्थीसिया देके उस जगह को सुन्न कर देते हैं, फिर आप ट्रीटमेंट प्रोसीजर करते हैं बस। बट 99% ऑफ द केसेस में मैडम जी एनेस्थीसिया काम करता ही आराम से, और आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन क्या है ना, डर का इलाज नहीं है मैडम जी, दर्द का इलाज। जैसे कि अभी समझो मैंने कोई पार्ट सुन की है, तो आपको पता है ये पार्ट सुनना है, लेकिन आपका दिमाग नहीं सुने, तो आप डर के वजह से क्या होता है, अगर मैं हाथ भी रखूँगा तो आप बोलोगे दर्द हो रहा है। नहीं, ये हाँ, बिल्कुल सही कहा है, ये चीज़ मैं तो ऐसा हो जाता है बहुत बार। मेडिकल जो कॉलेज होता है उसका फ़ीस बहुत ज़्यादा होता है, इंजीनियरिंग कॉलेज जो होता है उनके फ़ीस बहुत ज़्यादा होता है। चलो स्टडी समझ में आती है, हर एक का अपना एक दिमाग का लेवल है, लेकिन ये सब कॉलेज में बच्चे जब पढ़ने जाते हैं तो फीस इतनी ज़्यादा होती है कि सोचना पड़ता है, क्योंकि अगर आप अपने बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपना फाइनेंस देखना होता है। क्या रीज़न है कि कोई भी नॉर्मल आदमी डॉक्टर इंजीनियर आसानी से नहीं बन पाता है? नहीं, ये तो अपने सिस्टम में एक फ्लॉ है। क्यों इतना महंगा है डॉक्टर इंजीनियर का कॉलेज? मेडिकल कॉलेज बोले या फिर इंजीनियर कॉलेज बोले, क्यों महंगे हैं इतने? ये तो बहुत मुश्किल है कहना कि क्यों महंगा है, बट गवर्नमेंट ने इसके लिए कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, वेर इन कोई प्रोविज़न रहना चाहिए। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे गांव में लोग या बहुत सारे जिनको फीस अफोर्डेबल नहीं रहता है, वो नहीं कर पाते। एक मेरा दोस्त तो मतलब ये जो सिस्टम है हमारे देश का, उसकी वजह से बिल्कुल भी एक फ्लॉ है ये कि मेडिकल कॉलेज का फीस इतना होना चाहिए, इंजीनियर कॉलेज का फीस जो गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। क्योंकि क्या हो गया है, मेडिकल कमर्शियल इतना हो गया है, अभी इतना कमर्शियल हो गया है सब कुछ कि वो लोग ने फीस इतना इंक्रीज कर दिया कि इट्स बिजनेस बना दिया, बिजनेस, इट्स अ काइंड ऑफ अ बिजनेस। मतलब ये बोलते हुए मुझे अच्छा नहीं लगता है, बट हो गया है ये, कई हद तक ऐसा हो गया है। क्योंकि क्या है, एक मेरा दोस्त ही था जब हम लोग पढ़ रहे थे, ही वॉज नॉट दैट वेल टू डू, बट ही कुड, वो इंजीनियरिंग नहीं ले पाया बिकॉज ऑफ द पढ़ना चाहता था। नहीं, वो तो बहुत ही ब्रिलियंट है, वो तो बहुत ब्रिलियंट ही था, बट वो इंजीनियरिंग नहीं ले पाया क्योंकि फीस जमा, उतना फीस अफोर्डेबल ही नहीं था उसका, ऐसा है। तो उसके चलते उसने बीएससी किया, ही इज़ वेरी वेल टू डू नाउ, बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ा है लाइफ में अभी वो, बट पैसों के चलते ही इंजीनियरिंग नहीं कर पाया। मतलब फीस का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है लाइफ में, फीस का बहुत बड़ा रोल है बिकॉज, और अभी के ज़माने में तो एजुकेशन सबसे महंगा हो रखा है। एजुकेशन महंगा नहीं है, एक्चुअली एजुकेशन बिजनेस बन गया, टोटली बिजनेस बन गया है। और जब कोई चीज़ बिजनेस बन जाती है तो वो मिडिल क्लास लोगों के ऊपर चली जाती है, ऊपर बिल्कुल उनके लेवल से ऊपर चली जाती है। स्कूल में फीस 1 लाख हो गया है, तो एक छोटे से बच्चे के स्कूल का जो फीस होता है 1 लाख, एक साल का, मतलब एक महीने का आप 10,000 समझो सिर्फ फीस, बाकी का खर्चा छोड़ के
कई लोगों का सैलरी 30-40,000 नहीं रहता है मैडम, तो वो लोग घर कैसा चलाएंगे, फीस कैसा भरेंगे, इट्स सो डिफिकल्ट। मतलब हमारे देश के सिस्टम को बदलना चाहिए। थोड़ा बहुत तो एटलीस्ट एक बार आना चाहिए वेरिन इतना चार्ज नहीं करे लोग। सी हर कोई पैसा कमाने के लिए करेगा तो कैसे चलेगा, कहीं अच्छाई भी तो चाहिए मैडम। आप मेरे को बताओ, अपना जो इंडिया कंट्री है कोई रिच कंट्री नहीं, 80% अपन मिडिल क्लास में ही आते हैं। तो मिडिल क्लास के बारे में ज़्यादा सोच के नहीं, एक्चुअली देखा जाए तो हम लोग रिच है, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें खुद बनती है। हाँ। फूड जो होता है वो हमारे इंडिया में, हमारा जो देश है कृषि प्रधान देश है जिसको बोला जाता है, और बहुत सारा खाना हम बाहर भेजते हैं। तो हम लोग एक्चुअली देखा जाए तो अमीर है, हम गरीब हुए हैं नेताओं की वजह से, राइट। पहले भी हमारा देश सोने की चिड़िया कहा जाता था। हमारे देश को अंग्रेजों ने आकर हमारे देश को गुलाम बनाया, उसमें अंग्रेजों की गलती नहीं है, हमारे यहाँ के राजाओं की गलती थी, जिन्होंने एक दूसरे को नीचे खींचा, एक दूसरे को मतलब आगे पीछे करने के लिए, एक दूसरे का राज हड़पने के लिए अंग्रेजों ने उनमें फूट डाला। और बाद में अंग्रेजों ने बोला कि आप हमारे को कंपनी दो, हम आपको ये राजगद्दी दे देंगे। एक्चुअली देखा जाए तो अंग्रेजों की भी कोई गलती नहीं है, वहाँ पे भी गलती हम इंडियंस की है। तो सोने की चिड़िया जो हमारा देश था और एक्चुअली आज भी है। पहले राजा लोगों ने खराब किया, अंग्रेजों ने खराब किया। अंग्रेज तो फायदा, देखो पब्लिक हमेशा फ़ायदा उठाएगी, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो अंग्रेज हो, राइट। हमारा देश 50 सालों तक गुलाम रहा। इंडिया मैडम जी आज भी क्या कहते हैं, हमारा देश बहुत अमीर है। अगर गरीबी की रेखा के अंदर है या लोग तरक्की नहीं कर पा रहे, लोग नौकरी नहीं कर पा रहे, तो हमारे देश के जो लोग हैं जिनको हम वोट देते आंख बंद करके, उनसे सवाल नहीं करते वोट देते समय कि अगर हम आपको वोट देंगे तो आप हमारे लिए क्या करोगे। ये कोई भी नॉर्मल आदमी नेताओं से सवाल नहीं करता है। नेता लोग आते हैं तो हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं वोट लेते समय कि उनको वोट चाहिए, और जब वो वोट ले लेते हैं, जीत जाते हैं, उनको गद्दी मिल जाती है, तो फिर हमारी पब्लिक उनके आगे हाथ जोड़ के खड़ी रहती है, उनका वेलकम करती है। कहीं पे कोई नेता आता है तो पूरी पब्लिक पागल हो जाती है, रोड ब्लॉक हो जाते हैं, ट्रैफिक जाम हो जाता है, लोग अपने अपने काम धंधे छोड़ के नेताओं के पास जाके अपना कंपनी देते हैं, राइट। तो नेताओं की वजह से आज हमारे देश का यह हालत है। अगर एक नेता अच्छा रहे तो उसको दूसरा, अगर एक नेता अच्छा है दूसरा नेता खराब है, पॉलिटिक्स की बात कर रही हूँ मैं, तो वो उसको जिंदा रखते ही नहीं है। एक्चुअली कैसा है मैडम जी, लोग बुरे नहीं होते, लोग सब अच्छे होते हैं, सिस्टम वैसा हो जाता है। तो सिस्टम कौन बनाता है? सिस्टम भी बनाते हैं, कैसा है सिस्टम तो हमारे देश के नेता ही बनाते हैं ना, क्योंकि देश को तो वही चला रहे हैं, पूरा देश उन्हीं के हाथ में है। तो भी मैडम जी कई तक क्या है, अच्छे लोग भी है, हाँ, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके कभी ना कभी बदलेगा ही सब। अरे अभी नेताओं की बात आई है, लोगों की बात आई है, तो आप मुझे एक बात बताइए, अभी जो पेपर लीक हुआ है उसमें वापस से शिक्षा मंत्री जो है वो ये बोलते हैं कि क्या कहते हैं, पेपर दोबारा से बच्चों को देना पड़ेगा। नहीं तो बहुत मुश्किल चीज़ है। ये जो अभी हुआ है ये कितनी गलत बात हुई? बहुत गलत है मैडम जी, बहुत गलत है, क्योंकि क्या है, बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ हो गया। पेपर बच्चा जब पढ़ाई करता है तो कितनी मेहनत करता है वो, बहुत मेहनत लगता है मैडम जी। और इसमें क्या है ना, जो इनोसेंट ऑलवेज सफर्स, ऐसा चीज़ है। हाँ, बच्चे लोग 24 घंटे में से आप यकीन मानिए 15-20 घंटे पढ़ाई करते हैं। जिन्होंने मेहनत किया है, पढ़ाई किया है, और उसके वो लोग अपना सब कुछ दे के, डेडिकेशन दे के, और कोई ऐसे ही एग्ज़ाम लीक करके, मतलब ये गलती हो रहा है, ये सही चीज़, ये बहुत गलत है। नीट का एग्जाम जो लीक हुआ है, इसके वजह से सिर्फ उनको फ़र्क गिर जाता है जिन्होंने मेहनत किया। जिन्होंने मेहनत नहीं किया उनको कुछ फ़र्क नहीं गिरता है कि मैंने कैसा लिखा। और जिन्होंने मेहनत नहीं किया वो बोल सकते हैं बिंदास कि दोबारा से एग्ज़ाम दे देंगे बच्चे, क्योंकि पढ़ाई उन्होंने नहीं की है। तो बेसिकली हमारे सिस्टम में गलती है। सिस्टम में भी गलती है मैडम, कुछ लोग कभी कभी गलत काम कर देते हैं, उनकी वजह से सबको हर जाना भुगतना, क्योंकि पेपर लीक होने से फ़ायदा किसका होगा? किसी का फ़ायदा नहीं होने वाला, नेताओं का तो फ़ायदा नहीं होगा। नहीं, क्या होता है मैडम जी, कोई भी आदमी लंबा नहीं सोचता इसमें, तभी का तभी सोचता है। जैसे मैं पेपर लीक कर रहा हूँ तो आई एम गोइंग टू गेट, मेरे को पैसा मिलना, राइट, बात उधर खत्म हो गया। हाँ। उसके ऊपर उसने कुछ नहीं सोचा किसका भविष्य, किसका क्या, कुछ। हाँ, ये जो पेपर लीक हुआ है सिर्फ और सिर्फ पैसे की वजह से लीक हुआ है कि पेपर लीक हो जाएगा तो पैसे मिल जाएंगे। जो जिसके पास पैसा है उसने यही सोचा है, बाबा मैं पैसा दे देता हूँ तो मेरे को लीक हो जाएगा तो मेरे को ईजी हो जाएगा। तो ये सब चीज़ गलती है, बहुत ज़्यादा गलती है, बिल्कुल भी सही नहीं है। जो करते हैं वो भी गलत है, लेकिन क्या होता है, कुछ लोग कितना भी अपन कोशिश करें, कुछ लोगों का दिमाग सही नहीं रहता है, सही हालत नहीं रहता है, तो वो लोग ऐसे वे में रिएक्ट करते हैं
जो कि करना नहीं चाहिए। बिल्कुल यस। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा मुझे सर आप एक बात बताइए कि जब हम डॉक्टर इंजीनियर बन जाते हैं, डॉक्टर ही ले लीजिए, आप ही की फील्ड की बात कर रहे हो, हम लोग स्पेशलाइज करने के लिए इंडिया के बाहर क्यों जाते हैं? क्यों हर डॉक्टर इंडिया के बाहर जाके स्पेशलाइज करता है अपने ट्रीटमेंट में? तो क्या रीज़न क्या है कि हमारे क्या इंडिया में ये सब चीज़ें नहीं है जहाँ पे हम लोग कुछ स्पेशलाइज अच्छे से कर सकें? सबसे पहली बात तो मैडम, इंडिया से बाहर लोग जाते हैं वो है इनकम के लिए, क्योंकि क्या है इंडिया में डॉक्टर्स को इनकम इतना नहीं है, ऐसा है। वही बात आ जाती है नेताओं जबकि के अभी ऊपर। आपने बताया कि इतना फीस पे करना पड़ता है अपने को पढ़ाई करने के लिए। राइट। जैसे मैडम जी अभी MBBS का सीट 30 लाख 40 लाख रुपीज़ है एक सीट की, तो एक साल के क्यों लिए इतना चार्जेस है? क्या रीज़न है? अभी आप मेरे को बताइए, कोई एक नॉर्मल जिसका पे सैलरी, एक एनुअल सैलरी उनका मैडम जी 10 लाख रहेगा, उसमें से 7 लाख 8 लाख ईयरली वो बच्चे के एजुकेशन पे खर्च करेगा, तो वो फैमिली को क्या प्रोवाइड करेगा? राइट। ऐसा हो जाता है। तो उसके बाद वंस अपन एजुकेशन ख़त्म करते हैं, एजुकेशन ख़त्म करने के बाद ये नहीं होता है कि बाबा इमीडिएटली आपको पैसा मिल रहा है। इंडिया में डॉक्टर्स को इतना रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता है मैडम जितना देना चाहिए। डॉक्टर्स का वैल्यू नहीं करते लोग, ऐसा है। डॉक्टर अभी तो ऐसा हो गया है कि डॉक्टर है तो सिर्फ इलाज करेगा और छोड़ देगा, बट US में ऐसा नहीं है, अब्रॉड कंट्रीज़ में ऐसा नहीं है। अब्रॉड कंट्रीज़ में फर्स्ट रिस्पेक्ट देते हैं वो बंदे को, क्योंकि रिस्पेक्ट से आपका क्या मतलब है? रिस्पेक्ट से मतलब मैडम जी यहाँ पे है ना, एक नोबल काम कर रहे हैं। कोई भी चार्ज करता है, पैसा लेता है, वो सब तो बात की बात आती है। ये जो प्रोफेशन है जिसमें डॉक्टर एक मरीज़ का दर्द ठीक करता है, कोई भी और फील्ड नहीं है जिसमें आपका दर्द ठीक हो, समझे क्या? तो वो लोग वहाँ पे उतना उसको रिस्पेक्ट करते हैं बाहर के कंट्रीज़ में, और वो जो बोलेगा सत्य की लकीर है। उसमें अपन ये नहीं करते कि मेरा एजुकेशन उनके ऊपर लागू नहीं करते। जैसे कि अभी मैं इंजीनियर हूँ और आप डॉक्टर हो, तो आप मेरे को कोई सलाह दोगे तो मैं आपका सुनूंगा नहीं, पहले डाउट करूँगा आप पे पहले डाउट करूँगा, आपको क्वेश्चंस करूँगा, और आपका काम है कि मुझे कन्विंस करना कि जो मैं बोल रहा हूँ, आप बोल रहे हो वो करेक्ट है मेरे लिए। बट वैसा नहीं रहता US में। अगर आप मेरे पास पेशेंट है और आप मेरे पास आए तो मैं आपको एक एडवाइस करूँगा। यहाँ पे भी ऐसे ही होता है, मैं आपको एडवाइस करूँगा कि बाबा आपको ये तकलीफ़ है और आपको ये करना है, तो आप वो करोगे नहीं, आप पहले क्वेश्चन करोगे, अरे ये सब मेरे को क्यों बता रहा है, ऐसा क्यों बता रहा है, मैंने तो सुना है ये। आपके सुनने पर आप तुरंत ही जज करने लग जाते हैं, ऐसा है। तो क्या है, रिस्पेक्ट नहीं है इंडिया में डॉक्टर्स लोग को, डेंटिस्ट लोग को, या से फर्स्ट थिंग है कि काम में रिस्पेक्ट। मेरे को तो लगता है ना, कई बार अगर अपन रिस्पेक्ट पेशेंट्स अगर बताइए आपको क्या लगता है? आज आप अपना दिल खोल के रख दीजिए कैमरे के आगे। फर्स्ट थिंग इज रिस्पेक्ट, व्हाट वी डिजर्व इज रिस्पेक्ट मोर। कहीं पे भी अगर आप मेरे को बताओ, एक डॉक्टर को आप रिस्पेक्ट दोगे ना, तो कई बार अपन जो ये अभी लेटली कमर्शियल हो रखा है हॉस्पिटल्स में, इसमें उसमें, कहीं हद तक वो टर्न भी हो जाए, पता है, बिकॉज हम लोग को वही चाहिए कि बाबा ये हम लोग का, तो आप ही लोग कर सकते हैं ना। यस मैडम जी, आप लोग, हम लोग का एक पार्ट है, एक पार्ट पेशेंट का है। जैसे कि है ना, कोई भी डॉक्टर अभी समझो आपका इलाज करता है, जैसे कि आपको कोई बीमारी हो गई और आपका इलाज करता है, एंड देन ही आस्क फॉर द फीस, तो पेशेंट डिसाइड करता है अरे ये ज़्यादा फीस क्यों ले रहा है, ऐसा। ये पेशेंट क्यों डिसाइड करता है कि कितना फ़ीस देना है? वाई इज़ द पेशेंट डिसाइडिंग? पेशेंट का तो मैडम जी सिर्फ ये चीज़ है कि बाबा मेरा दर्द ठीक हो रहा है कि नहीं, है कि नहीं। अगर समझो एक डॉक्टर से आपको तबीयत ठीक नहीं हो रहा है, तो आप दूसरे डॉक्टर के पास जाते हो, क्योंकि उसने उतना मेहनत किया है टू अंडरस्टैंड थिंग्स और आपका दर्द ठीक करने के लिए। लेकिन तभी क्या हो जाता है, अपना क्वेश्चन रेज हो जाता है, अरे यार इसने इतना पैसा ले लिया मेरे से, पैसे की बात ही नहीं। बहुत सारे डॉक्टर्स का कंसल्टिंग ही इतना महंगा होता है कि कंसल्टिंग महंगा नहीं रहता है मैडम जी। अभी क्या होता है, मैं बताता हूँ आपको, कंसल्टिंग महंगा नहीं रखता है। कई बार डॉक्टर लोग कंसल्टेशन महंगा करते हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास फ्लो इतना बढ़ जाता है, क्योंकि वो लोग को मैनेजेबल नहीं होता है। अभी समझो एक मैं डॉक्टर, अगर समझ लो कोई अच्छा डॉक्टर है और वो देख रहा है 50 पेशेंट देखता है, समझो, ठीक है, उसका कैपेसिटी 50 पेशेंट देखने का है। अगर उधर 100 पेशेंट आने लग गए तो वो क्या करेगा, कैसे करेगा हेल्प सबको? और आपको मैं बताऊँ ना, कोई भी पेशेंट इंतज़ार करने के लिए तैयार नहीं है आज के दिन। कोई भी पेशेंट इंतज़ार करने के लिए तैयार। जब पेशेंट को वेट किया जाता है तो वो बोलता है कि अरे इतना डॉक्टर में एटीट्यूड आया कि मेरे को इतना इतना टाइम रुकाता है, ऐसा। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग। हर एक डॉक्टर अच्छा प्रैक्टिशनर ही होता है, अच्छा यही होता है, एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस पे काम करता है। हर एक डॉक्टर का सब मेडिसिन ट्रीटमेंट भी काम करता है, सब लोग अच्छे डॉक्टर रहते हैं, अच्छे इंसान लोग रहते हैं, ऐसा है। लेकिन कई बार क्या होता है, अपने को वो रिस्पेक्ट नहीं मिलता है। रिस्पेक्ट नहीं मिलता है तो थोड़े टाइम के बाद ही स्टार्ट्स थिंकिंग कि यार दुनिया ही मेरे को इतना ये नहीं दे रहा, तो वाई शुड आई केयर, मैं क्यों इतना फिक्र करूँ लोगों को, ऐसा हो जाता है। फिर वो भी कमर्शियल बन जाता है। हाँ, ऐसा हो जाता है कभी कभी।
ऐसा कि नहीं होता, ऐसा हो जाता है, बट अपने को समटाइम, जैसे कि अभी हम लोगों ने जब से क्लिनिक खोला अभी तक चेकअप फ्री रखा है। चेकअप फ्री इसके लिए रखा है कि बाबा कोई भी हेजिटेट नहीं करे दिखाने में। कई बार पेशेंट मेरे को बाहर ही पूछता है, मैडम जी कितना पैसा लगेगा दिखाने का। चेकअप बोला तो कंसल्टिंग, यस, और आसान शब्दों में आप डॉक्टर के पास जाके अपने दांत दिखा सकते हैं, और यहाँ पे दांत दिखाने के लिए, कंसल्टिंग के लिए कोई चार्ज नहीं। चार्ज अभी नहीं है, लाइफ लॉन्ग ही नहीं रहने वाला हमारे इधर। वाह। हाँ, तो जो लोग ये एपिसोड देख रहे हैं तो वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाए। कभी अगर आपके दांत में दर्द है तो सोचिए मत कि डॉक्टर बहुत ज़्यादा कंसल्टिंग फ़ीस लेंगे और फिर आपकी जेब जो है जो जवाब देती है नहीं देती है। लेकिन यहाँ पे डॉक्टर नितिन जी के यहाँ पर आप बिंदास आ सकते हैं और अपने दांतों का ट्रीटमेंट करवाने के लिए पहला स्टेप जो होता है कंसल्टिंग का, वो आप रख सकते हैं, और फिर आपका अपना एक जो बजट है, जो आपकी सोच है, आपके दांतों का जो कंडीशन है, उसके हिसाब से आप कंटिन्यू अपने ट्रीटमेंट को कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है मुझे लगे आपकी कि कंसल्टिंग आपने फ़ीस रखा है। कंसल्टिंग जो है, सॉरी, आपने यहाँ पे जो कंसल्टिंग फ्री रखा है हमेशा के लिए, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। ये एक्चुअली पेशेंट का आते हैं, पहला स्टेप चढ़ जाते हैं, फिर अगर उनका मर्जी रहा तो वो ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करते हैं। बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहती हूँ कंसल्टिंग हमेशा फ्री होना चाहिए। हर एक क्लिनिक में, हर एक डॉक्टर के पास आपका जाए तो नॉमिनली कंसल्टिंग ले लो, क्योंकि अगर वो पेशेंट बीमार है तो डेफिनेटली वो आपके पास आएगा तो आप उसका इलाज करेंगे तो आपका भी तो कुछ फ़ायदा होगा, पेशेंट का भी फ़ायदा होगा। तो मुझे ऐसा लगता है जो डॉक्टर मुझे देख रहे हैं, किसी भी फील्ड के डॉक्टर हैं, पहली बात मैडम जी, कोई फ़ायदा नुकसान नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं अपने दांत का इलाज कराता हूँ, ये मेरा फ़ायदा नहीं है मैडम, ये ज़रूरी है। ज़रूरी है। लेकिन अभी पब्लिक हमेशा पैसों के लिए पहले सोचती है। वो मैडम जी है, वो तो रहना ही वाला। कोई भी आदमी रहेगा, मेरा फ़ायदा हो गया। कोई भी आदमी रहेगा वो यही सोचेगा बाबा मैं पैसे बचाऊँ कैसे। इसमें कोई गलत बात नहीं है, सही ठीक बात ही है मैडम जी। ऐसा जो नॉमिनल फीस रहता है ये वो थोड़ा बहुत एक रिजनेबल फीस रखें। वही मैडम जी, रेट रीजनेबल ही रहता है, एरिया वाइज ना रेट रीजनेबल ही रहता है। लेकिन कभी कभी क्या रहता है, कोई स्पेशलिस्ट रहता है, कोई एक्सेप्शनल रहता है, तो वो बोलेगा जब मैं कंसल्टिंग फीस 1000 से स्टार्ट होता है। जब मैं इतना स्किल्ड हूँ और मैं इतना टैलेंटेड हूँ और मैंने इतना मेहनत किया, देन व्हाई शुड आई नॉट चार्ज। वो गलत नहीं है, सही है, बिल्कुल सही है, बिकॉज ही इज़ बिकम समथिंग। अभी जैसे कि समझो अभी मैं इंजीनियरिंग हूँ, मैं कोई कंपनी में इंटरव्यू दूंगा तो उसको बोलूँगा बाबा आई एम सो गुड, तो यू गिव मी गुड पैकेज। तो वो बोलेगा नहीं कि अरे बाबा ठीक है यार जितना तू बोल रहा है उतना कर, नहीं, वो बोलेगा आई एम गुड एंड यू वांट मी, तो यू शुड पे मी दिस पैकेज। ऐसा है, तो कई वक्त तक वो भी है। सर आपने हमें इतना सारा नॉलेज दिया है दांतों के लिए, और मेरे ऑडियंस ने भी बहुत कुछ सीखा होगा आपसे। तो अभी हम थोड़ा सा दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं। जो अभी जबलपुर के अंदर जो केस हुआ है, तो वो जो केस हुआ है उसके बारे में आप क्या और कैसे सोचते हैं कि कोई भी प्रकार का मैडम जी रीज़न क्या था? क्राइम करना तो गलत बात ही है, बहुत ही गलत बात। जो हो गया इट्स वेरी डिसहार्टनिंग, मतलब अपन तो सोच भी नहीं सकते। हम लोग तो वो पोजीशन में भी नहीं है कि हम लोग वो उसका दर्द महसूस करें, या उसके आसपास करीब भी नहीं है कि जो उसके साथ हो गया है वो अपन सोच के उसके ऊपर कुछ कमेंट कर सकते हैं। हाँ। अपन सिर्फ प्रे कर सकते हैं कि बाबा जो लोग नहीं रहे भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। हाँ, मतलब उनके फैमिली पे थोड़ा सा मर्सी बनाए रखे कि बाबा इतना दुख झेलना मैडम जी किसी के बस का बात नहीं रहता है। हाँ। बट अपन ह्यूमन्स है, भगवान ने अपना को इतना ताकत दिया ही कि अपन कोई भी दर्द से उभर के आते हैं। राइट, ऐसा है। मैं ये आपसे पूछना चाह रही थी कि ये जो केस हुआ है, पूरी की पूरी बोट क्या कहते पलट गई और बहुत सारे लोगों को लाइफ जैकेट नहीं मिला, तो इसमें आप क्या सोचते हैं, सिस्टम की गलती है या जो लोग उस बोट में जा रहे थे उनकी गलती है? मैडम कई हद तक सिस्टम का भी गलती है, कई हद तक लोगों का भी गलती है। सिस्टम का गलती ये है कि मैडम जी बहुत सारी चीज़ इसमें जुड़े हुए हैं। जैसे सिस्टम मैडम जी उतना सब कुछ प्रोवाइड नहीं कर सकता है क्योंकि फंड्स नहीं है। अगर फंड्स है तो भी वो करप्शन में चला गया। राइट, तो मेन करप्शन है। तो फंड्स है भी तो अगर वो सिस्टम में करप्शन के थ्रू जिसको चाहिए पहुंचना चाहिए उसको मिला नहीं, जिसको मिलना चाहिए वो प्रोवाइड नहीं कर सकता है क्योंकि उतना फंड्स उसके पास नहीं। उसको भी ही हैज़ टू, मतलब अभी कैसा है, अगर वो 1000 रुपये कमाता है तो वो सोचेगा 2000 रुपये कमाऊँगा, 2000 कमाता है तो 5000 कमाऊँ सोचा। तो ये तो रहता ही अपने इधर है ही। तो होता क्या है, उस वजह से अभी समझो 10 का कैपेसिटी है बोट का, तो वो 20 भर लेगा क्योंकि वहाँ पे कोई सवालात करने वाला नहीं है उनको।
ऐसा है, क्योंकि जो सवालात करने वाला है वो ऑलरेडी ये सोच के बैठा है मेरे को पैसा मिल गया बस हो गया, मैं क्यों बाकी का सोचूं। राइट राइट, क्योंकि लेकिन ये सब लोग जानते हैं कि जबलपुर में नर्मदा नदी के अंदर जो दो पहाड़ है जहाँ से नदी निकलती है, वो हमेशा वहाँ पे हवाएं तेज चलती है। तो ये तो आम पब्लिक भी जानती है, जबलपुर के रहने वाले लोग भी जानते हैं। तो आपको नहीं लगता है कि जब आम पब्लिक ये जानती है तो बोट पे बैठने से पहले आम पब्लिक को भी इन सब बातों का ख्याल रखना चाहिए? आम पब्लिक का भी गलती है, लेकिन अभी क्या हो गया है, सोशल मीडिया पे ना बहुत जगह क्रेज़ हो गया है। लोग ट्रैवल इसलिए करते हैं ताकि उनको किसी और को दिखाना है, ना कि खुद के मज़े के लिए। तो उसके चलते क्या होता है, कोई ये रिस्क फैक्टर सोचता ही नहीं। अभी इधर तक आए तो अपन, अगर बोट पे दूसरे लोग जा रहे हैं तो अपन क्यों नहीं जाने का। हाँ। अगर अपन जाएंगे नहीं तो अपन शूट कैसे करेंगे, वीडियो कैसे बनाएंगे, इस चक्कर में बाकी कोई कुछ सोचता नहीं। मैडम कितने फैमिलीज़ ने तो अपने बच्चे को लेके गए, छोटे छोटे बच्चे लोग हैं, ये है तो थोड़ी ना उन्होंने किसी कुछ और सोचा है। उल्टा वो तो ये सोचते कि बच्चे का वीडियो, सिर्फ बच्चा एंजॉय कर रहा है नहीं एंजॉय कर रहा है तो दूसरी ही बात हो गई है। बस बच्चे का अभी वीडियो लेना है अपने को, ये साइड पे बोटिंग पे ये पहन के वो पहन के, जो कि ज़रूरी नहीं है। किसी और को दिखा के कोई खुशी नहीं मिलना है। नहीं, सही बात है, हमें अपना ख्याल खुद ही रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मैडम जी। और अभी क्या हो गया है, इतना अपन इन्फ्लुएंस के लाइफ में जी रहे हैं कि अपन ये भूल गए कि खुद का केयर क्या होता है, कहाँ पे रिस्ट्रिक्शन होता है, ये सब भूल गए अपन। अभी तो सिर्फ ऐसा है कि मेरे को उसको दिखाना है, मेरे को इस पे दिखाना है, मेरे को उस पे दिखाना है, वीडियो बनाना है। अभी के ज़माने में मैडम जी लोग इतना फ़ोटो और इतना वीडियो लेते हैं, मेरे को नहीं लगता है कोई देख भी पाता है उनको वापस से, कि अपने पास इतना टाइम भी नहीं है कि अपन एक दिन बैठ के सब वीडियो और फोटोज़ देख के अभी तक जो निकालें, ऐसा हो जाता है। तो इतना ज़्यादा ये करने का ज़रूरत नहीं है। घूमना फिरना तो ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बट इस हद तक नहीं वेरी यू पुट अपन अपना जान दाव पे लगा के अपन घूमें, ऐसा है। बिल्कुल सही कहा। अभी हम एक छोटा सा क्विक रैपिड फायर जिसको बोलते हैं वो हम करेंगे, जिसमें कुछ क्वेश्चंस हैं। तो जैसे टी या कॉफ़ी? टी। स्वीट या स्पाइस? इलेक्ट्रॉनिक ब्रश या नॉर्मल टूथब्रश? इलेक्ट्रॉनिक। एक हैबिट जो हर एक को करनी चाहिए डेली? सॉल्ट वाटर रिंसिंग। सॉल्ट वाटर के साथ में गार्गल रिंसिंग। अच्छा, रिंसिंग मतलब मुंह के अंदर पानी रख के कुल्ला करते हैं जिसको बोलते हैं। अच्छा। हल्का सा गर्म पानी, ल्यूकवार्म वाटर बोलते हैं उसको। अच्छा, गुनगुना पानी, वो रोज करना चाहिए। गुनगुना पानी करके नमक डाल के कुल्ला रोज करना चाहिए। ब्रशिंग तो करना ही चाहिए, बट एक हैबिट एक्स्ट्रा पालना चाहिए लोगों को। इससे क्या हो जाता है, दांत और मसूड़ा दोनों हेल्दी रहता है फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, ऐसा। और इसकी वजह से बहुत बार ऐसा होता है कि स्मेल नहीं आता, बदबू नहीं आता ना, तो इट इज़ वेरी नेसेसरी। दांतों में जब स्मेल आता है उसका मेन रीज़न क्या होता है? कैविटी? मेन रीज़न नहीं है कोई, बहुत सारे रीज़न, मेन रीज़न नहीं है कोई। जैसे कि एसिडिटी, लॉन्ग टर्म एसिडिटी, मुंह में जो अपना सलाइवा थूक रहता है वो लंबे समय तक वहीं पे रहेगा तो चिपका हुआ रहता है, तो फाउल स्मेल आता है। अच्छा। दांतों में सडन रहता है इसकी वजह से, या ब्रशिंग अपना हैबिट अच्छा नहीं है तो गंदगी जमा होता है इससे। तो अनेक बहुत सारे रीज़न, कोई एक ही स्पेसिफिक रीज़न नहीं है फाउल में, बहुत सारे रीजन्स हैं, ऐसा है। सेम वे दांत खराब होने के लिए भी बहुत सारे रीजन्स है, एक ही रीज़न नहीं है कि सिर्फ मैं मीठा खाता हूँ तो दांत खराब है मेरा। नहीं, बिल्कुल भी। देयर आर मल्टीपल रीजन, बहुत सारे रीजन है जिनके उसमें से एक स्मोकिंग का भी आ जाता है। बैड हैबिट्स तो मैडम जी बैड ही है, और जो पहले ही चीज़ खराब हो सकता है उसको और पुश कर देता है, ऐसा है। तो बैड हैबिट्स तो बहुत बैड ही है, ऐसा है। इवन सिर्फ दांतों के लिए नहीं, शरीर के लिए भी इट इज़ बैड ओनली। फैमिली प्रॉब्लम्स के लिए भी बैड है, क्योंकि क्या एक को तकलीफ होता है उसकी वजह से पता नहीं क्या क्या निकलते जाता है, ऐसा है। तो इट्स बैड ओनली, सब चीज़ कनेक्टेड ही है, बट गलत चीज़ गलत ही है। राइट। तो चलते चलते आप ये बताइए हमारे ऑडियंस को, जो लोग आपको देख रहे हैं, फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव, पेशेंट, सब देख रहे हैं आपको। बहुत अच्छे से आपने हमारे इस पॉडकास्ट के अंदर क्या कहते हैं पार्टिसिपेट किया और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें बताई पब्लिक को। तो चलते चलते ये भी बता दीजिए कि ऐसी कौन सी चीज़ है आपके हिसाब से जो पब्लिक को ख्याल रखना चाहिए अपने दांतों के लिए? क्या एडवाइस करेंगे आप? सबसे ज़्यादा बेटर यही है दैट आप सिर्फ ब्रश 2 टाइम करिए, सवेरे एक बार, रात को एक बार सोने के पहले, और हल्का गर्म पानी से नमक से कुल्ला ज़रूर करिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसा। अच्छा। ये 2 चीज़ अगर आप डेली बेसिस पे करेंगे तो हो सकता है कि आपको डेंटिस्ट के पास विजिट जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। हाँ, जल्दी नहीं, ऐसा है। अच्छा। मतलब आप उसको पोस्टपोन कर सकते हो। हाँ। समझो 6 महीना है, मैं जब बोल रहा हूँ 6 महीना, तो अगर आप खुद से आपके दांत का ख्याल रखोगे तो इट विल गेट पोस्टपोन्ड टू 1 साल के लिए, 1.5 साल के लिए, 2 साल के लिए। हाँ, तो आप टाइम पीरियड बढ़ा सकते हो। हाँ, ऐसा नहीं कि दांत कभी ख़राब नहीं होना, दांत तो ख़राब होना है,
दांत तो कोई भी चीज़, जैसे अपन ह्यूमन बॉडी परमानेंट थोड़ी है, Right. डिटोरिएट होता ही है उम्र के साथ, हाँ, उसका एक होना ही है expiry date होता एग्जैक्टली। है, बट आप बिल्कुल। जितना हेल्दी रह सकते हो दांत को लेके उतना बेटर रहता है। Right, ऐसा right, हाँ right. ऐसा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। Thank you, madam. आप इस एपिसोड में Thank you. आके इतना सब बताया, इतना सब नॉलेज दिया। थैंक यू मैम। तो देखा दोस्तों आपने, हमारे दांतों के लिए हमें कितना कुछ करना होता है और तभी जाके हमारी ब्यूटी और ज़्यादा हाईलाइट होती है, हमारे दांत मोतियों की तरह बन सकते हैं अगर आप इन सब बातों का ख्याल रखेंगे तो, जो सर ने बताया है। और इसके साथ मैं आपसे क्या कहूँ, यही कहूँगी हमेशा अपने दांतों का ख्याल रखिए। और ये पॉडकास्ट, ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में लिख के बताइए। और कौन कौन से लोगों के साथ में आप मेरा पॉडकास्ट देखना चाहते हैं वो भी बताइए, ताकि मैं अपने इस पॉडकास्ट को और ज़्यादा अच्छे से आगे बढ़ा सकूं। और अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि बहुत सारे लोग अपने दांतों का ख्याल रख सकें। और साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि डॉक्टर नितिन याल्गी जो है काफ़ी अच्छे सर्जन भी हैं और बहुत सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप जान ही गए होंगे। और अगर आप इनके पास में आना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं इनका पूरा डिटेल आपको देने वाली हूँ, आप इनके यहाँ पर आके विज़िट कर सकते हैं। और जैसे मैंने बताया कंसल्टिंग फ्री है, तो एक बार आइए। अगर आपके दांतों में प्रॉब्लम है तो सोचिए मत कि फ़ीस क्या रहेगी, फ़ीस टोटली फ्री रहेगी। एक बार आइए, सर से मिलिए, अपने दांतों का चेकअप करवाइए। अगर आपको पसंद आता है तो फिर आगे कंटिन्यू अपने ट्रीटमेंट को कर सकते हैं। और चलती हूँ, जल्दी ही मिलूँगी एक नए एपिसोड में, मैं इसी तरह और अच्छे अच्छे गेस्ट को मैं आपके सामने लेकर आऊँगी। सर थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू।